बहुत ही दुखी होकर रोती है, मानो किसी के लिए रो रही हो। तभी गांव की ओर से घोड़े की दौड़ने का आवाज सुनाई पड़ती है और अचानक वह रोना बंद कर देती है। घोड़े की आवाज पास होती जाती है और तभी बस अब मैं तो आगे जाने वाला नहीं हूँ, विक्रम अनुज से कहता है। क्या यार विक्रम, क्यों नहीं जाना आगे? अनुज विक्रम को समझाते हुए कहता है, यार अनुज, अंधेरा होने वाला है, जंगल में हम दोनों घूम रहे हैं, भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, चल वापस लौट चलते हैं, अब और नहीं रहना मुझे इस सुनसान से जंगल में, क्या कहता है? हाँ चल चलते हैं, अब तेरे बातों से मुझे भी डर लगने लगा है, अनुज विक्रम से हाँ बोलते हुए जवाब देता है और आधा जंगल से दोनों वापस देवनगर आ जाते हैं। देवनगर एक ऐसा गांव है जो जंगल के चारों ओर से घिरा हुआ है। देवनगर गांव एक सुंदर गांव होने के साथ यहाँ के लोग दयालु और व्यवहारिक हैं। देवनगर में एक प्रसिद्ध नृत्य भवन है जिसका नाम ताल भवन है। ताल भवन देवनगर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बना है। ताल भवन जितना विशाल है उतना ही सुंदर और प्रसिद्ध। कहा जाता है कि ताल भवन में मोहिनी रहा करती थी, लेकिन समय के बदलाव के कारण अब यह ताल भवन देवनगर के बच्चों को नृत्य कला, गान वादन सिखाया जाता है। कहा जाता है ताल भवन का निर्माण कब हुआ था और कौन इसका निर्माण किया, किस कारण से ताल भवन को बनाया गया था। देवनगर के लोग ताल भवन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। ताल भवन में एक आचार्य महाराज निवास करते हैं और उनकी देखरेख के लिए गांव की 5-6 सुंदर लड़कियां रहती हैं। ताल भवन जितना बड़ा और सुंदर है उतना ही रहस्यों से बंधा हुआ है। कहते हैं ताल भवन में कई खुफिया दरवाजे और सुरंग बना हुआ है। ताल भवन के पीछे एक बड़ा सा तालाब है जो हर समय सुंदर फूलों से भरा होता है और ताल भवन में जो सुंदर लड़कियां रहती हैं वह रोज यहाँ नहाया करती हैं, सुंदर लेप लगाया करती हैं, इत्र लगाया करती हैं जो इनकी खूबसूरती पर मनमोहक लगती है। इन लड़कियों के बीच में एक लड़की जिसका नाम निरंजन, वह इस ताल भवन में आचार्य महाराज जी का सेवा करती है और अपनी सुंदर कामों से इस सभी लड़कियों का मुख्य होती है। निरंजन बहुत ही सुंदर और आकर्षित दिखने वाली लड़की होती है। ताल भवन में किसी और पुरुष या औरतों का प्रवेश वर्जित होता है। ताल भवन में सिर्फ बच्चे ही नृत्य सीखने आ सकते हैं और दूसरा यहाँ कोई भी नहीं आ सकता। ताल भवन में शाम होते ही बच्चे भी यहाँ नहीं आ सकते। इस भवन का नियम है 4 बजे के बाद देवनगर का कोई भी व्यक्ति इस ताल भवन के आसपास नहीं होता है। लेकिन क्या ताल भवन में किसी भी पुरुष औरत का आना वर्जित है? 4 बजे के बाद ताल भवन में क्यों कोई आ नहीं सकता? 4 बजे के बाद आखिर होता क्या है इस ताल भवन में? कौन है मोहिनी जो पहले यहाँ रहा करती थी? ताल भवन का निर्माण कौन किया? क्या कारण रहा होगा ताल भवन का निर्माण के पीछे? जानने के लिए अंत तक देखते रहिए ताल भवन। देवनगर गांव शहर से बहुत दूर है। देवनगर उतना विकसित नहीं हो पाया है। यहाँ अब भी पुरानी रीति रिवाज, पुराना घर मकान, सड़क बने हैं। कल ही शहर से विक्रम अपने गांव देवनगर वापस आया है। सुबह सुबह भोर में ही विक्रम अपने दोस्त अनुज से मिलने उसके घर चला गया। विक्रम बचपन से ही शहर में रहा है और बहुत समय बाद वापस देवनगर को लौटा है, तो अपने मित्र अनुज से मिलने की लालच में सुबह ही अनुज के घर पहुंच गया है। घर पर पहुंचकर घर के बाहर से आवाज लगाता है, अनुज मेरे दोस्त घर में है क्या? कौन है? अंदर आ जाओ। घर के अंदर से अनुज की माँ आवाज देती है, ओ नमस्ते माँ, मैं विक्रम अनुज का मित्र।
ओ विक्रम बेटा, आ अंदर आ। कब आया शहर से? अनुज की माँ कहती है। जी माँ, कल ही आया हूँ, विक्रम जवाब देता है। हाँ ठीक है, अनुज सो रहा है, अपने कमरे में जा उठा ले, अनुज की मम्मी बोलती है। जी माँ, यह कहकर विक्रम अनुज के कमरे की ओर चला जाता है। अनुज अभी अपने बिस्तर पर सोया है। तभी विक्रम बोलता है, अनुज कितना सोएगा, उठ जा मित्र। अनुज इतना सुनते ही बिस्तर से उठ खड़ा होता है। अरे विक्रम, तू कब आया यार? अनुज कहता है। बस कल ही आया हूँ मित्र, कैसा है बता। विक्रम यह कहते हुए बिस्तर पर बैठ जाता है। हूँ ठीक हूँ, तू आ गया है ना इतना दिनों बाद, अब तेरे साथ बहुत घूमेंगे, विक्रम से अनुज हंसते हुए कहता है। हाँ भाई, घूमना तो पड़ेगा तुझे, लेकिन जल्दी से उठ जा। और दोनों तैयार होकर नाश्ता करके अनुज के घोड़े में घूमने के लिए चले जाते हैं। घोड़े के ऊपर विक्रम बैठ जाता है और अनुज घोड़े के आगे आगे चलने लगता है। किस ओर चले विक्रम बता? चलते चलते अनुज सवाल करता है। यार मैं तो देखा भी नहीं हूँ कहीं, कोई इधर का, अनजान तो हूँ इस जगह से, तू जिधर ले जा, विक्रम अनुज से कहता है। हाँ बात तो सही है, चल ताल भवन की ओर चलते हैं। ताल भवन? ये क्या बला है, इसके बारे में बहुत सुना है, विक्रम आश्चर्य से बोलता है। अरे ताल भवन में नृत्य सिखाया जाता है। देवनगर के लोग कहते हैं कि पहले यहाँ मोहिनी रहा करती थी। मोहिनी? अब ये क्या चीज़ है यार, विक्रम फिर से गंभीर पूर्ण कहता है। इतना बात करते करते दोनों ताल भवन के निकट पहुंचने ही वाले होते हैं। वही मोहिनी जो लोगों को गायब कर देती है। पता नहीं मोहिनी अब ताल भवन में नहीं रहती है, फिर भी शाम होने के बाद ताल भवन में नहीं जाने दिया जाता। विक्रम बोलता है, क्या यार डरा मत। मैं डरा नहीं रहा विक्रम, देवनगर के लोग मानते हैं और इस बात को अच्छे से जानते हैं। अनुज इस बार थोड़ा गुस्सा होकर कहता है। हाँ यार ठीक है, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। और दोनों ताल भवन के ठीक सामने होते हैं। तभी आगे से एक सुंदर स्त्री आती है और दोनों से प्रश्न करती है, तुम दोनों इस वक्त ताल भवन में क्या कर रहे हो? चलो जाओ यहाँ से, जानते नहीं हो आज ताल भवन बंद है। जी जी दीदी, ये कहते हुए अनुज कहता है, हम तो बस घूमने आए थे, ये मेरा दोस्त है विक्रम, शहर से कल ही आया है, इसी को घुमाने लाया था। इतना में विक्रम उस स्त्री को देखकर मनमोहित हो जाता है। क्या लड़की है, इतनी खूबसूरत, मैं कभी नहीं देखा हूँ। इतना में ही अनुज घोड़े को दूसरे तरफ घुमाकर चलने लगता है। यार रुकना, क्या कर रहा है, कहाँ ले जा रहा है? विक्रम घोड़े के ऊपर से अनुज को कहता है। यार जानता नहीं है तू, ये स्त्री निरंजन है। निरंजन है तो क्या हुआ, क्या लगती है यार अनुज? तभी अनुज के बात को आधे में ही काट के विक्रम बोलता है, ये ऐसे वैसे स्त्री नहीं है विक्रम, तो कैसी है? जैसे भी है सुंदर बहुत है, विक्रम बोलता है। विक्रम तू कल ही शहर से आया है, तू नहीं जानता, यह स्त्री मामूली स्त्री नहीं है, ये एक मायावी स्त्री है और यहाँ की मुख्य भी है। मायावी? एक ऐसा मजाक है, अनुज को विक्रम हंसते हुए कहता है। और इतने बात करते ही ताल भवन से कुछ दूर चले जाते हैं। यार विक्रम हंस मत, जो भी निरंजन कह देती है वह इस ताल भवन का नियम बन जाता है, अनुज गंभीर पूर्ण कहता है। विक्रम बात को टाल देता है और कहता है, यार अनुज चलना, ताल भवन के पास उस स्त्री को देखना है मुझे, क्या दिखती है यार, विक्रम रोमांटिक होकर बोलता है। देख विक्रम, ताल भवन बहुत ही रहस्यों से घिरा है और तू यहाँ के स्त्री पर नजर मत डाल, अनुज विक्रम को समझाते हुए कहता है। विक्रम तू नहीं जानता, ताल भवन में जो भी बिना अनुमति के प्रवेश करता है या बुरी नज़र से देखता है तो उसके लिए ठीक नहीं होता है। अनुज विक्रम को समझाते हुए विनम्रपूर्ण कहता है, नहीं मैं तो उस स्त्री को देखकर ही जाऊंगा। विक्रम हट करते हुए बोलता है। निरंजन एक बार में ही विक्रम को इतना मोहित कर लेती है कि विक्रम वहां से जाने का नाम नहीं लेता है
और गुस्से में अनुज विक्रम को कहता है, देख विक्रम, अभी घर की ओर चलते हैं, वरना अंजाम हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इस बात पर विक्रम फिर से बोलता है, मैं नहीं जाने वाला, तू जा, मैं आता हूँ। अनुज के बार बार समझाने पर विक्रम घर नहीं जाता है और अंत में अनुज घर की ओर चला जाता है। विक्रम घोड़े में बैठकर कुछ सोचने लगता है। विक्रम को निरंजन एक बार में ही इतनी मोह लेती है कि विक्रम उसे एक बार और देखना चाहता है। विक्रम घोड़े को एक पेड़ में बांध देता है और नीचे बैठ जाता है। अपना होश खोने लगता है विक्रम। ताल भवन विक्रम से कुछ ही दूर पर है। विक्रम उस स्त्री के सुंदरता पर इतनी मोहित होता है कि वह अपने होश हवास खोने लगता है और पेड़ के छांव में बैठकर उसकी सुंदरता का स्मरण करने लगता है। और तभी अचानक उसके सामने में सफ़ेद कपड़े पहने एक स्त्री आके खड़ी हो जाती है। स्त्री की सफ़ेद साड़ी उसकी शरीर में इस कदर लिपटी हुई है, मानो शरीर की बनावट अलग ही उभर के दिखाई पड़ रही हो। और धीरे से विक्रम को कहती है, यहाँ क्या कर रहे हो अकेले में? यह सुनते ही विक्रम होश में आ जाता है। फिर वह स्त्री बोलती है, क्या हुआ, आओ मेरे पास, आओ ना मेरे पास। स्त्री बड़ी ही कोमल और मधुर स्वर में कहती है। विक्रम अपने पल के धीरे से खोलता है तो वह कोई नहीं होता है। कौन है, मेरे सामने आओ। विक्रम डरा और सहमा हुआ बोलता है और तभी विक्रम के सामने वह स्त्री अचानक और डरावने तरीके से सामने आती है। विक्रम उस लड़की को देखते ही होश खो बैठता है और विक्रम की आंखें बंद हो जाती हैं। जब विक्रम आंख खोलता है तो देखता है कि वह एक सुनसान सा रूम में पहुंच गया है। विक्रम सोच में पड़ जाता है कि वह कहां आ गया। विक्रम रूम में चारों ओर नज़र घुमाता है तो देखता है रूम में एक बिस्तर है जिस पर वह अभी है और 3-4 पेटी है। बड़ा आकार का दिखने वाला और लोहा से बनी बहुत पुरानी प्रतीत होता है। विक्रम देखता है कि रूम से बाहर जाने का कोई दरवाज़ा नहीं है और ना ही खिड़कियां हैं। रूम में एक मोमबत्ती जल रही है और उसी का प्रकाश पूरे रूम में फैली है। विक्रम को उस जगह घुटन होने लगता है और सोच में पड़ जाता है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कौन लाया है मुझे, मैं कैसे बाहर जाऊँ इस डरावने रूम से। इस वक्त विक्रम बहुत ही डरा होता है और विक्रम के चेहरे से पसीना बहने लगता है। तभी किसी की चलने का आवाज़ सुनाई पड़ती है और आवाज़ छत से सुनाई देती है। विक्रम आवाज़ को सुनकर और डर जाता है। विक्रम देखता है कि आवाज़ छत के ऊपर से आ रहा है। छत के ऊपर से सीढ़ी नीचे की ओर गिरती है और सीढ़ी से सफ़ेद साड़ी पहने एक स्त्री उतरती है। उसके हाथ में मोमबत्ती होती है और स्त्री बड़ी ही प्रसन्नचित होकर मुस्कुराते हुए विक्रम के करीब आती है। लोहे की बनी पेटी में बैठ जाती है। मोमबत्ती को बहुत ही कोमलता से रखती है। विक्रम से कहती है, क्यों राजा, कैसे लगा ये जगह? विक्रम डर में कांपने लगता है, कुछ बोल न सका और स्त्री को डर में बस घूरता ही जा रहा था। स्त्री मुस्कुराते हुए अपनी साड़ी के पल्लू को समेटते हुए विक्रम के पास आती है और विक्रम के पास आकर बैठती है। विक्रम इतने में डरते हुए चिल्लाता है और बिस्तर से दूर हो जाता है। तब वह स्त्री सुंदर स्वर में और बड़ी कोमलता से बोलती है, आओ राजा, मेरे पास आओ, मेरे से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है तुम्हें, आओ मेरे करीब आओ। और वह स्त्री विक्रम के हाथ को पकड़ते हुए बिस्तर पर बैठाती है और विक्रम कांपते हुए हकलाते जैसा कहता है, तू 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 कौन हो और मेरे से क्या चाहते हो? ये जगह कौन सी है? इस बात पर वह स्त्री मुस्कुराती है
और हंस पड़ती है और अपनी साड़ी के पल्लू से विक्रम का माथे पर लगा पसीनों को पोंछते हुए जवाब देती है, राजे, यह ताल भवन का एक छोटा सा कमरा है और मैं यहाँ की रहने वाली स्त्री कोहिनूर हूँ। इतने में ही विक्रम बोलता है, ताल भवन, अब मेरे को मार दोगे? मैं क्या बिगाड़ा हूँ आप लोगों का, क्यों मेरे को मार दोगी? इस पर वह स्त्री हंसते हुए कहती है, ओ राजे, मैं तुम्हें कैसे मार सकती हूँ, तुम बहुत भोले जो दिखते हो। और यह कहते हुए स्त्री ताली बजाते हुए आवाज़ देती है और तभी सीढ़ी से एक स्त्री जो पीला रंग का सुंदर दिखने वाला साड़ी पहने हुए आती है और उसके हाथ में एक पतीला होता है। उस पतीले में एक चम्मच और 4 कोने वाला छोटा छोटा कुछ विशेष प्रकार से दिखाई देने वाला मिठाई का टुकड़ा होता है। पीला वस्त्र पहने स्त्री हंसते हुए आती है और कोहिनूर को वह वस्तु देकर वापस चली जाती है। उस पतीला को कोहिनूर हाथ में लेके विक्रम को विशेष प्रकार से दिखाई देने वाला मिठाई का टुकड़ा को चम्मच से खिलाते हुए कहती है, लो राजे, इसे सेवन करो, इसे खाकर तुम अच्छा महसूस करने लगोगे। विक्रम डरते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैं इसे नहीं खा सकता, मेरे को घर जाने दो। हाँ हाँ, चले जाना, लेकिन इसे खा तो लो, कोहिनूर कहती है। और एक टुकड़ा वो जब विक्रम खाता है तो मुंह में रखते ही वह टुकड़ा पानी की जैसे पिघल जाता है। विक्रम को उसका स्वाद मालूम नहीं होता है। कोहिनूर 9-10 टुकड़ा खिलाती गई और विक्रम इस बार उसे खाता गया। विक्रम अब कोहिनूर के शिकंजे में आता चला जाता है। कोहिनूर हंसते हुए उसे खिलाती ही चली जाती है। विक्रम उस स्त्री के कोमल शरीर को देखकर मोहित होते जाता है। कोहिनूर धीरे और मधुर मीठी स्वर में कहती है, राजे, मेरे और करीब आओ, आओ तुम मुझ में समा जाओ। विक्रम अब कोहिनूर के जाल में इतना फंस गया होता है कि वह क्या कर रहा है उसे कुछ स्मरण नहीं रहता है और धीरे धीरे विक्रम कोहिनूर के कोमल बदन में इतना मोहित हो जाता है, उसे एक ख्याल ही नहीं होता है कि वह इस वक्त कहाँ है। और विक्रम कोहिनूर के इतना करीब होता है कि दोनों अपने में पूरी तरह से खो गए हों। विक्रम अपने पलकें धीरे और आराम आराम से बंद करने लगता है और जब विक्रम पूरी तरह से उस स्त्री के बस में आ जाता है तो कोहिनूर पतीला में रखे आखिरी टुकड़ा को विक्रम को खाने के लिए कहती है। और जैसे ही विक्रम उस पतीला में रखा आखिरी टुकड़ा को खाता है तो वह महसूस करने लगता है कि हल्की हल्की नींद आने लगी है और नशा होने लगा है। विक्रम नशे में डूब जाता है और बेहोश हो जाता है। जब विक्रम होश में आता है तो वह अपने आप को एक सुनसान सा जंगल के पास पाता है। विक्रम डरते हुए कांपने लगता है और अपने शरीर की ओर निहारता है तो देखता है कि उसकी कमीज कहीं कहीं से फट गई है। हाथों में किसी के खरोंचने के निशान हैं। निशान को देखकर साफ साफ प्रतीत होता है कि यह किसी बिल्ली के नाखून का निशान है। शाम होने ही वाली है, सूर्यास्त का समय होने ही वाला है। विक्रम जैसे तैसे करके उस जंगल से उठकर देवनगर की ओर जाने लगता है। विक्रम पूरी तरह से होश में नहीं होता है। वह लड़खड़ाते हुए देवनगर पहुंचता है तो उसे देवनगर के लोग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और विक्रम को देखने के लिए भीड़ इकट्ठी हो जाती है। विक्रम को लोगों की भीड़ चारों ओर से घेर लेती है और लोग आपस में कुछ बातें करने लगते हैं। उस भीड़ से एक व्यक्ति सामने आके विक्रम से सवाल करता है, क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ये हालत किसने की? विक्रम कुछ बोल न सका और लोगों की भीड़ को विक्रम निहारते जा रहा था। तभी फिर एक व्यक्ति विक्रम से प्रश्न करता है, भाई क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी ऐसी दुर्दशा किसने किया? इस बार विक्रम रो पड़ता है और हगलाते हुए कहता है, ओह मोहिनी, ताल भवन। कौन मोहिनी? क्या ताल भवन? हमारे तो समझ नहीं आ रहा, ये लड़का क्या कहना चाहता है।
लोग आश्चर्य से बोलते हैं। विक्रम के शरीर कांपने लगता है और पसीना की धार शरीर से बहने लगता है और एक बार फिर बताने का प्रयत्न करता है, वो तुरक्षिणी वापस आ गई है। इतना कहते ही विक्रम होश खो बैठता है, सिर को दोनों हाथों से पकड़कर गिरते हुए पीछे 3 कदम होता है, बेहोश होकर गिर जाता है। लोग उसे उठाते हैं और वैद्य जी के पास लेके जाते हैं। इतना होते होते अंधेरा हो जाता है। देवनगर के लोग इस घटना को देखकर सहम जाते हैं। कई प्रकार की चर्चा होने लगती है। जब वैद्य जी विक्रम के गले को देखता है तो गले में हरानुमा गोल आकार की धब्बा बनी होती है और इस दृश्य को देखकर वैद्य जी का शरीर कांप जाता है। देवनगर के लोग क्या हो रहा है कुछ समझ नहीं पाते हैं। वैद्य जी जो बात विक्रम को देखकर देवनगर के लोगों को बताता है वह वाकई डरावना और भयानक होता है। क्या है वो राज जो वैद्य जी देवनगर के लोगों को बताता है? क्या है वह हरानुमा निशान जिसके वजह से विक्रम मूर्छित हो गया है? क्या विक्रम ठीक हो पाएगा? क्या वह मोहिनी वापस आ गई है? क्या है तुरक्षिणी का रहस्य? क्या देवनगर के लोगों को हो जाएगी उस तुरक्षिणी से खतरा, या अनुज सारी सच्चाई लाएगा लोगों के सामने? क्या हुआ था ताल भवन में विक्रम के साथ? ऐसे ही अनसुलझे रहस्य को जानने के लिए अंत तक देखते रहिए हमारे साथ ताल भवन। जल्द ही उस मोहिनी से होगा सामना।